सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलपी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट जो कि 13 फरवरी को हुआ है एग्ज़ाम, उसके 40 क्वेश्चंस का एनालिसिस। ठीक है, तो 13 फरवरी को पहले शिफ्ट का क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज थर्ड फुली लिटरेट स्टेट आफ्टर मिजोरम गोवा अंडर द उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। ऑप्शंस देखते हैं, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा या लद्दाख। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा जो है वो थर्ड स्टेट बना है फुली लिटरेट अंडर उल्लास स्कीम। पहला कौन सा? तो मिजोरम, फिर गोवा दूसरा। अब देखते हैं कि जून 2025 में त्रिपुरा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया का थर्ड फुली लिटरेट स्टेट। मिजोरम पहला था, गोवा सेकंड। लिटरेरी रेट क्या होना चाहिए त्रिपुरा का, क्या है? तो 95.6% है। पीपल अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से ज़्यादा के लोगों का 95.6% लिटरेसी रेट है। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि आपका स्टेट फुली लिटरेट डिक्लेयर हो जाए तो 95% का जो है आपका लिटरेसी रेट होना चाहिए, तब जा कर के आपको फुली लिटरेट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, 1961 में त्रिपुरा का लिटरेसी रेट सिर्फ 20.24% था, जो कि अभी 95.6% हो गया है 2025 में। तो काफ़ी अच्छा जंप आया है, काफ़ी अच्छा लिटरेसी रेट में जंप देखने को मिला है। सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश को भी फोर्थ फुली लिटरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ये ध्यान रखना है, अंडर उल्लास स्कीम। अब देखते हैं उल्लास स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, अदर नेम देखते हैं तो ये इस स्कीम को बोलते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2022 से 2027 के बीच तक लॉन्च किया गया है, 5 सालों के लिए। ठीक है, ये टारगेट किस ग्रुप को करेगा? तो मैंने बताया 15 ईयर्स और अबव का लोग जो है उसे ही टारगेट करेगा, जो कि फॉर्मल स्कूल एजुकेशन ले चुके हैं। टैगलाइन क्या है? जन जन साक्षर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैगलाइन क्या है उल्लास स्कीम का, तो जन जन साक्षर जो है वो थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द propagation of sound wave, what is the density and pressure of the medium with the region of rarefaction? तो both density and pressure are high, high density and low pressure, both density and pressure are low, low density and high pressure। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, both density and pressure are low। तो rarefaction का जो रीजन होता है ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, वो आपका ये दोनों डेंसिटी और प्रेशर जो है लो होता है। ठीक है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, आपका कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के ऊपर काम करता है। रेयर फ्रैक्शन में लो डेंसिटी और लो प्रेशर क्रिएट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन में हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, कंप्रेशन में हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी, रेयर फ्रैक्शन में लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। इसका ऐसे देख सकते हैं, ये जो है कंप्रेशन हो गया, पास पास है, और ये जो है आपका रेयर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो है आपका कंप्रेशन पे हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी है, ये रेयर फ्रैक्शन है जहाँ पे लो प्रेशर और लो डेंसिटी है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर? हेट्रोजीनस मिक्सचर का क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं। इट्स कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द मिक्सचर। ये तो गलत है, ये आपका होमोजीनस मिक्सचर का प्रॉपर्टी है। इट्स कंपोनेंट कैन बी सीन फिजिकली डिस्टिंक्ट सेपरेट। यही हमारा सही आंसर है। हेट्रोजीनस मिक्सचर का कंपोनेंट जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि आप मड को मिला दिए पानी में तो मड और पानी सेपरेट हो जाता है, आप देख सकते हैं फिजिकल डिस्टिंक्शन और सेपरेशन। ठीक है, और अदर ऑप्शन देखते हैं तो इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, तो ये होमोजीनस मिक्सचर का प्रॉपर्टी है। A solution of sugar and water is an ideal example of it। तो होमोजीनस, ये होमोजीनस का एग्जाम्पल है, ना कि हेट्रोजीनस का।
क्योंकि चीनी जो है वो शुगर में अच्छी तरीके से मिल जाती है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe प्लस USO4 देता है FeSO4 प्लस Cu, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Fe जो मोर रिएक्टिव है वो Cu को, कॉपर को अलग कर दिया। जिंक प्लस H2SO4, जिंक इन ये सल्फ्यूरिक एसिड गिव ZnSO4 प्लस H2, Zn ने H2 को रिप्लेस कर दिया, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Mg प्लस O2 MgO, यही जो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कॉपर प्लस 2AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट आपको देगा कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 सिल्वर का एटम देगा, ठीक है, एक सिल्वर का मॉलिक्यूल, तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल संयोजी उत्तक नहीं है। ब्लड, मसल, लिम्फ या कार्टिलेज। तो मसल जो है ऑप्शन बी, ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बाकी ब्लड, लिम्फ और कार्टिलेज जो है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ में आते हैं और कार्टिलेज जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में आता है लेकिन वो फ्लूइड नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। What is the true meaning of discipline? कठोर, to be under harsh punishment and control, to suppress one's desire to follow rules and lead an organized life, to only follow the orders of other। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नियमों का पालन करना और व्यवस्थित जीवन जीना, यही होता है डिसिप्लिन। बहुत आसान सवाल था, आई होप आपने सही किया हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question, if an object is placed beyond the center of curvature C of a concave mirror, what will be the nature and the position of image formed? Virtual, erect and enlarged, real, inverted and diminished, real, inverted and highly enlarged, या real, inverted and of same size। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनेगा अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं, बियॉन्ड रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो तो उसका इमेज फोकस के पास बनता है। कनकेव मिरर का शेप पहले जान लेते हैं, तो ये होता है कनकेव मिरर का शेप, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे अगर इमेज को रखेंगे तो आपका फोकस पे बनेगा इमेज, फोकस पे इमेज बनेगा, ठीक है, फोकस पे इमेज बनेगा, और ये जो है काफ़ी डिमिनिश्ड बनेगा, लेकिन रियल और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, ये रियल बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर सी पे रखते हैं तो सी पे ही बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, और बिल्कुल सेम साइज का बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो सी के बियॉन्ड बनेगा, मतलब सी के पीछे सी के बियॉन्ड बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और साइज़ में भी बड़ा होगा। फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, जैसे इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा था। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और हाईली इनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा इमेज। और पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे ही सिर्फ वर्चुअल और एरेक्ट इमेज बनेगा अगर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। ये पोल होता है और ये फोकस होता है, ठीक है। खिचड़ी हो गया है इमेज में, कोई बात नहीं, ये इतना याद रखिएगा कि पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल, एरेक्ट और दूसरा साइड पे बनेगा, दूसरा साइड पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है कुछ, ठीक है, इधर से ये आता है आपका इमेज का
लाइट आता है। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस के ऊपर बनेगा इमेज, वर्चुअल होगा, एरेक्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और कहीं पे भी रखेंगे ना कन्वेक्स मिरर में तो वो आपका पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, ये बिटवीन पोल एंड फोकस, और मिरर के बिहाइंड बनेगा, मतलब वर्चुअल बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। ये देख लेते हैं, एक एक लाइन में समझ लेते हैं। बियॉन्ड फोकस तो इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगा कॉन्केव मिरर में। बिटवीन फोकस एंड पोल इमेज वर्चुअल एंड एरेक्ट बनेगा, ये वाला पॉइंट याद रखना है। सी पे रखेंगे सेम साइज़ का बनेगा और सी पे ही बनेगा। फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल और एरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगा आपका इमेज, ठीक है। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 49 एंड 16 इज, तो ये हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर बी 28। मीन प्रोपोर्शन मतलब √49 इंटू 16, ये अगर आप करिएगा तो आपका 28 का स्क्वायर आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। 784 आएगा, 784 जो है वो 28 का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ क्लास 9 students conducted a survey for the number of family members in a household of 40 households in a locality, which resulted in given frequency table. What is the mode of the data? तो यहाँ फैमिली साइज दिया हुआ है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वह 10, 8, 12, 6 और 4। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है तो 12 का है। 12 के पास कौन सा है तो 6 और 8 है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। आंसर तो इसका 6.8 है। सॉल्व देखते हैं तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 6 और 8, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 12 जो सबसे ज़्यादा है वो आपका 6 और 8 क्लास से बिलोंग करता है। मोड का फॉर्मूला होता है L F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 100। L जो है वो 6 लेंगे, लोअर लिमिट जो कि क्लास का लोअर लिमिट है 6 लेंगे। H जो है वो विथ होगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो क्लास विथ हो जाएगा। F1 हो जाएगा 12, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 12। F0 हो जाएगा 8, 8 मतलब उससे कम वाला, और F2 हो जाएगा 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास। फिर मोड का फॉर्मूले में रख देंगे 6 प्लस 12 माइनस 8 बाई 2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 6 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 6.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, आसान है, आप लोग प्रैक्टिस तो करते ही होंगे मीन मीडियन मोड का स्टैटिस्टिक्स। Rajat, Pooja and Abha participated in an election. The total vote polled were 40,000, out of which 10% were invalid. Rajat secured 36 of the valid vote and Pooja secured 40 of the valid vote. How many vote did Abha get? तो 40,000 में से 4,000 तो आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि इनवैलिड वोट था। 4,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास 36,000 बच जाएगा। अब 36,000 वोट में से आपका 36% गया है किसको, पूजा को, सॉरी हाँ रजत को गया है 36%, फिर पूजा को गया है 40%, बाकी आभा को कितना गया है तो ये हो जाएगा आंसर 8640। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 36,000 वैलिड वोट हुआ, वैलिड वोट में से 36% जो है वो रजत को गया, मतलब 12,960 वोट रजत को गया। फिर आपका पूजा को 40% गया था 36,000 का, तो 14,400 वोट आपको पूजा को गया। तो अब 36,000 में से ये दोनों जोड़ करके माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बचेगा, 8,640 वोट आभा को गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains traveling in the same distance at 40 km per hour and 22 km per hour crosses each other completely in 1 minute. So, if the length of the first train is 125 meter, what is the length of the second train? तो आंसर तो इसका 175 मीटर होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये दोनों जो है आपका ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका 40 माइनस 22 हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आपका
स्पीड आ जाएगा रिलेटिव स्पीड इन मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 5 इंटू 60 हो गया आपका 300 मीटर, और 300 मीटर आपका टोटल लेंथ हो गया। अब जो है सेकंड ट्रेन का लेंथ के लिए टोटल जो है आपका डिस्टेंस में से आपका माइनस कर देंगे 125 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 175 सेकंड ट्रेन का ये है लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच 50% ऑफ 60 ग्रेटर देन 30% ऑफ 40। तो 50% 60 का निकालिएगा तो यह आपका 30 आ जाएगा, और 30% 40 का निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 18। ये सॉल्यूशन देख लीजिए, 50% ऑफ 60 आ जाएगा 30, 30% ऑफ 40 आ जाएगा 12, और 30 में से 12 गया तो 18 आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos 5a इज इक्वल टू sin a एंड 5a इज लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, देख लेते हैं 1/√3, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो साइन a इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 जो है आपका ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो इसीलिए आपका चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस हो जाएगा। और कॉस 5a जो है वो साइन a के बराबर है, मतलब कॉस 90 माइनस ए के बराबर है, तो 5a बराबर 90 डिग्री माइनस ए हो गया। ठीक है, तो 6a हो जाएगा, ये a इधर आ जाएगा, तो 6a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। अब tan 2a में 15 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं a का, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा, tan 30 का आंसर होता है 1/√3। तो काफ़ी आसान सवाल था ये, आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो टाइम रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 2 days। If A alone can do a work in 38 days, then B alone can do 9 times of the same work in how many days? ये हो जाएगा हमारा आंसर 19 days। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये टाइम एंड वर्क का सवाल था। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 0.48 एंड 1.20 एंड 1.68। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, HCF 0.24 और LCM हो जाएगा 8.4। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। और भी जो भी ALP के शिफ्ट्स होंगे उसके वीडियो मैं टाइम पे ले आऊँगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जहां आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा। मैं SSC MTS का भी एनालिसिस करवा रहा हूं और SSC GD का भी करवाऊँगा, और ये GK GS बूस्टर डोज भी मैं लाने वाला हूँ। 50 से 60 वीडियो रहेगा जिसमें कि मैं टोटल ये 2000 से 2500 क्वेश्चन PYQ के सॉल्व कराने वाले हूँ SSC का। और रेलवे का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो RRB NTPC के लिए मैं 1 शॉट वीडियो लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, जिसमें सारा PYQ इंक्लूडेड होगा। एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने PYQ का सेट बना दिया है, लगभग 420 सवाल है आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रेलवे के एग्ज़ाम में, वो सब मैं बना करके जल्दी ही डालने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।